नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडीशाला 2.0 में। और आज की हमारी जो क्लास होने वाली है बाल विकास की क्लास होने वाली है दोस्तों। और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कोहलबर्ग का आपका नैतिक विकास का सिद्धांत जो है आज की क्लास में हम लोग ये कवर करने वाले हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हम लोग ये यूपी टेट के एकदम सिलेबस वाइज चल रहे हैं, लेकिन कई सारे लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर सुपर टेट का पढ़ाइए, सुपर टेट का। तो ये सारी चीजें आपको सुपर टेट में भी मिल रही है भैया, यही चीजें आपके सुपर टेट में भी पूछी जाएंगी। तो आप लोग परेशान ना होइए, जो चीजें ये पढ़ाई जा रही हैं वो आपके यूपी टेट सुपर टेट सभी में एकदम बाकायदे काम करेंगी। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप इस क्लास को पूरा का पूरा कवर करते रहिए। उसके बाद जो चीजें आपको कम पड़ेंगी वो सुपर टेट के लिए मैं अलग से कराऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए ये क्लास यूपी टेट सुपर टेट दोनों के लिए है। और दोस्तों मेरा ये टारगेट है ना कि जिस तरीके से मैंने सिलेक्शन लिया है उसी तरीके से मैं आप लोगों को भी सिलेक्ट कराऊं। हाँ, एक चीज हो सकता है कि आप लोग बड़ी स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, अभी हो सकता है कि आगे कुछ क्लासेज आपको छोटी स्क्रीन पे मिले, कुछ बड़ी स्क्रीन पे मिले, क्योंकि जैसे जैसे तैयार हो पाएगा वैसे वैसे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग बात करेंगे आज नैतिक विकास। ठीक है, तो नैतिक विकास में क्या क्या पढ़ना है ये हम लोग आगे देख रहे हैं। ये हमारी आज की 11वीं क्लास है। इससे पहले 10 क्लासेज हो चुकी हैं जो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जिन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे साथी हैं जबरदस्त तैयारी में एकदम जुट जाइए, क्योंकि 4 साल बाद आपको मौका मिलने वाला है। ठीक है, और मौके बार बार नहीं मिलते, तो अभी से एकदम लग जाइए, जुट जाइए। आप, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप केवल यहीं से पढ़िए, क्योंकि मैं अकेले पढ़ाता हूं और इसमें जो है अभी शुरुआत में है, तो धीरे धीरे मैं क्लासेज बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे सब्जेक्ट बढ़ाऊंगा, लेकिन एक बार में सारे सब्जेक्ट नहीं बढ़ा मिलेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो यहां पे आपको मिल रहा है वो यहां से पढ़ते जाइए, बाकी आप पढ़िए, आपका सिलेक्शन मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कोहलबर्ग का जो है नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इनका पूरा नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग और इनका सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत। और इनके विकास को और भी नामों से जानते हैं हम लोग। क्या क्या नाम है देखिए, ये आपको कई नाम मिल सकते हैं। जैसे एक तो हो जाएगा नैतिकता का सिद्धांत, एक हो जाएगा आपका नैतिक विकास का सिद्धांत। तो ये यूपी टेट की अगर मैं बात करूं तो यूपी टेट में, और मैंने देखा था यूजीसी नेट में भी ये प्रश्न एकदम सीधे सीधे पूछा गया था कि नैतिकता, जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है वो निम्न में से कौन सा सिद्धांत है। तो आपको सीधे सीधे याद होना चाहिए कि नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ये कहां के मनोवैज्ञानिक हैं। तो दोस्तों ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। कहां के हैं? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। ये भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका संबंध किस देश से है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वीडियो के लास्ट में एकदम जब हम लोग सिलेबस लगभग कवर कर चुके होंगे तो वहां पर इस तरीके की वीडियोस भी आपको मिलेंगी कैटेगरी वाइज करके कि कौन किस देश का है, किसकी कौन सी किताबें हैं। तो इस पर भी हम लोग बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब यहां पर बात आई कि नैतिक विकास का सिद्धांत या नैतिकता का सिद्धांत। तो नैतिकता क्या होती है सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं। ठीक है, नैतिकता दोस्तों एक ऐसी क्वालिटी होती है ना कि जिससे बच्चा कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है उसके बारे में समझता है। तो सही और गलत के बारे में समझना, यही क्या होती है? यही आपकी हो जाती है नैतिकता। मतलब कि मोरालिटी यही हो जाती है कि जब आपके अंदर सही गलत समझने का गुण आ जाता है तो ये होता है ना कि अब आपके अंदर मोरल क्वालिटी आ गई है। अब आपके अंदर क्या आ गया है? नैतिकता का गुण आपके अंदर आ गया है। आगे बात करते हैं कि यह जन्मजात नहीं होती है। जो नैतिकता होती है, मोरालिटी होती है, जब बालक समाज में आता है तो क्या होता है? समाज से ही सीखता है, क्योंकि नैतिकता जो है ये परिवेश जन्य होती है, परिवेश से जन्म लेती है। ठीक है, तो नैतिकता क्या हो जाएगी? परिवेश जन्य होगी, मतलब कि समाज ये जन्मजात नहीं होगी। मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर नैतिकता बिल्कुल भी नहीं होती है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो बच्चा जो है नैतिकता कहां से सीखता है? सामाजिक परिवेश से सीखता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो अपना प्रयोग किया, तो कोहलबर्ग ने जो अपना प्रयोग किया वो कैसे किया? तो उन्होंने बच्चों को छोटी छोटी कहानियां सुनाई। क्या की? छोटी छोटी कहानियां, कथाएं सुनाते थे और उनसे संबंधित जो है प्रश्न पूछते थे। यही उनका प्रयोग रहा। हर उम्र के बच्चों से वो प्रश्न पूछते थे और उसके आधार पर वो अपना निष्कर्ष निकालते थे। यहां पर एक आपको कहानी हर कोई पढ़ाता है, हर जगह पर आपको मिल जाएगी, हिंज की कथा। जो हिंज की कहानी थी, अब हिंज की कहानी आपको पता है कि एक व्यक्ति था और उसकी जो पत्नी थी वो बहुत बीमार थी। ठीक है,
उसका इलाज जो है, उसकी दवा क्या है, एक व्यक्ति के पास थी। अब उसकी दवा जब वो उसके पास जाता है लेने के लिए, तो होता क्या है, दवा लेने के लिए वो जाता है, लेकिन वो व्यक्ति जो है उस दवा की कीमत बहुत ज्यादा गुना मांगने लगता है। अब हिंज के पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उस दवा को खरीद सके। ठीक है, अब जब हिंज जो है वापस आता है, तो उसके मन में विचार चल रहे होते हैं कि क्या करूं, अगर मैं जो है दवा नहीं लाता हूं तो मेरी पत्नी जो है मर जाएगी, और अगर अब मेरे सामने क्या ऑप्शंस बचते हैं, तो वो कहता है कि क्यों ना मैं दवा की चोरी कर लूं। फिर वो सोचता है कि अगर मैं दवा की चोरी कर लूंगा तो मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, नहीं चोरी करूंगा तो मेरी बीवी मर जाएगी। ऐसी दुविधा की स्थिति में वो क्या करता है, रहता है। ठीक है, तो यहां पर एक आपको शब्द मिलेगा कि वो क्या करता है, वो दुविधा की स्थिति में रहता है। क्या करता है, दुविधा की स्थिति में रहता है कि अगर मैंने चोरी नहीं की तो बीवी मर जाएगी, चोरी की तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। तो ये दुविधा की स्थिति है। अब इसके बाद क्या करता है कि वो एक निर्णय लेता है। निर्णय क्या लेता है कि मैं चोरी करूंगा क्योंकि मेरी बीवी जो है बीमार है। ठीक है, तो वो क्या करता है, चोरी करता है। मतलब कि पहले वो दुविधा की स्थिति में होता है, उसके बाद वो क्या करता है, एक फैसला लेता है कि अब वो क्या करेगा, चोरी करेगा। तो दो चीजें आई। ठीक है, एक फैसला लेता है, एक दुविधा की स्थिति में होता है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को किसने दिया, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया। दो कॉन्सेप्ट कौन कौन सा है, एक जो दुविधा की स्थिति में था उसे कहा गया नैतिक दुविधा, मतलब कि मोरल डिलेमा कहा गया। आप इंग्लिश वाला शब्द जरूर याद करिएगा। इस जो है इसमें आपको ज्यादातर चीजें ऐसी मिलेंगी ना जिनका हिंदी आपको कहीं पे अलग बदलता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इंग्लिश वाले शब्दों को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो जो नैतिक दुविधा, तो इसमें क्या होता है, क्या सही क्या गलत का निर्णय जब नहीं कर पाने की स्थिति में होता है तो वही होती है नैतिक दुविधा। दुविधा मतलब क्या होता है, द्विविधा, दो विधाओं में चल रहा है, एक इधर भी एक इधर भी। ये करूंगा, अगर जो है चोरी नहीं करूंगा तो बीवी मर जाएगी, चोरी करूंगा तो पुलिस पकड़ ले जाएगी, दोनों विधाओं में चल रहा है वो, मतलब दुविधा में। इसे ही कहा जाता है नैतिक दुविधा। ठीक है, और इसके बाद एक और बात आई, जो ये सब के बाद जो इसे चुनना था, एक निर्णय लेना था, वो स्थिति हुई नैतिक तर्कड़ा, मोरल रीजनिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि निर्णय लेने में शामिल प्रक्रिया जो होती है वही क्या होती है, नैतिक तर्कड़ा होती है। और इसमें क्या सही है क्या गलत है उसमें से किसी एक को चुनता है व्यक्ति। जैसे हिंज ने क्या चुना, चोरी को चुना, है ना, हालांकि वो चीज गलत थी। अब आपके सामने प्रश्न उठेगा कि अच्छा ठीक है, मान लो वो चोरी किया तो वो सही किया कि गलत किया, है ना। तो ये आप लोगों के दिमाग में आएगा, तो आप लोगों को बताना है कि चोरी किया तो सही किया कि गलत किया, क्या हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। दो आपने समझ लिया, नैतिक तर्कड़ा और जो है आपका नैतिक दुविधा, ये दो चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं और स्तर। यहां से प्रश्न आपके यूपी टीईटी में बिल्कुल बनने की संभावनाएं एकदम प्रबल होती हैं। ठीक है, तो यूपी टेट में या फिर अगर बात करें सुपर टेट में, तो यहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं क्या होती हैं, प्रबल होती हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं, चलिए सबसे पहले यहां पर बात है कि जो इनका जो है कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसमें कितने स्तर दिए गए हैं, ये प्रश्न एक बार पूछा गया है, अवस्थाएं पूछी गई हैं। ठीक है, कितनी अवस्थाएं हैं और कितने स्तर हैं। स्तर का मतलब आपका हो जाएगा लेवल, क्या हो जाएगा, स्तर का मतलब होगा लेवल और अवस्थाएं की मतलब होगा स्टेज। ठीक है, तो कितने स्टेज और कितने लेवल ये आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तो इस पे हम लोग बात करते हैं कि कितने स्टेजेस हैं इसमें। तो देखिए अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि तीन, मैंने आपको बताया कि तीन उसके लेवल हैं और 6 स्टेज वहां पर आपने ऊपर देख लिया है। अब स्टेज की बात करते हैं, समझिए सबसे पहले जो पहला लेवल है ये कौन सा है दोस्तों, देखिए पहला लेवल है पूर्व परंपरागत, ये नाम आपको मिल सकता है। प्राक रूढ़िगत नैतिकता नाम आपको मिल सकता है, या आपको मिल सकता है पूर्व लौकिक स्तर। तो मैंने बताया ना कि स्तर होंगे और हर स्तर के अंदर 3 स्तर आपको मिलेंगे, और हर स्तर के अंदर देखिए 3 आपको स्तर मिलेंगे और हर स्तर के अंदर 2-2 आपकी क्या मिलेंगी, अवस्थाएं मिलेंगी, मतलब कि स्टेज मिलेंगे। तो अब आप जोड़ सकते हैं कि कितनी अवस्थाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर 3 स्तर है और आपको हर स्तर में 2-2 अवस्थाएं हैं, तो कितनी अवस्थाएं, टोटल 6 अवस्थाएं। ठीक है, तो पहला जो आपका स्तर है
पूर्व परंपरागत या प्राक रूढ़िगत स्तर, जिसे प्री कन्वेंशनल लेवल कहा जाता है। अब देखिए इंग्लिश आप देखेंगे तो हर जगह यही वाला मिलेगा, लेकिन अगर मैं बात करूं हिंदी में आपको ये भी मिलेगा, ये भी सब मिलेगा, तो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उम्र कितनी है? 4 से 10 वर्ष की जो उम्र होगी वो होगी आपकी पूर्व परंपरागत या प्राक रूढ़िगत नैतिकता के अंतर्गत आएगी। मैंने पहले एक जगह आपको सब कुछ दे दिया, उसके बाद मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं इसके बारे में, ठीक है। अब स्टेजेस इसमें दो कौन कौन सी होंगी, दोनों स्टेज एक बार आप देख लीजिए कौन कौन सी होगी। देखिए दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता या अभिविन्यास, दो शब्द आपको मिलेंगे, उन्मुखता मिलेगा या आपको मिलेगा अभिविन्यास मिलेगा, ठीक है, या आपको मिल सकता है अवस्था, ठीक। तो ये अवस्थाएं हैं तो अवस्था मिल सकता है। तो अगर आपसे पूछे दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञा पालन अवस्था, तो तीनों का मतलब आप यही समझेंगे पनिशमेंट एंड ओबीडियंस जो होता है ये आपकी पहले स्तर के अंदर पहली अवस्था हो जाएगी। इसके बाद बात करें जो दूसरी अवस्था साधनात्मक सापेक्षता या स्वयं की अवस्था, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टेज ऑफ ईगो, या आप कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल होता है। अब यहां पर आपको साधनात्मक या मिलेगा या आपको मिलेगा यंत्रीय, ठीक है, साधन या यंत्र, तो दोनों आपको मिलेगा, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पहले स्टेज हो गई, पहला जो है आपका लेवल हो गया और उसमें 2 स्टेज हो गई। उसके बाद आपका आता है दूसरा वाला लेवल, ठीक है, ये आपका परंपरागत या रूढ़िगत नैतिकता, पहले था पूर्व परंपरागत या प्राक रूढ़िगत था, अब आ गया आपका परंपरागत या रूढ़िगत नैतिकता, या इसे हम लोग लौकिक स्तर कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है? कन्वेंशनल, वो था प्री कन्वेंशनल, ये आ गया आपका कन्वेंशनल। ये आता है आपका 10 से 13 साल की उम्र में ये होता है। इसके जो स्टेजेज आपकी हैं, स्टेज कौन कौन सी है? पहली स्टेज है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की उन्मुखता या अभिविन्यास या अवस्था, आप तीनों ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मतलब कि गुड बॉय गुड गर्ल बनने के लिए बच्चे क्या करते हैं? अपनी व्यवहार करते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो इसमें आपका दूसरा जो है अवस्था, दूसरी अवस्था आती है वो है कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास या उन्मुखता। इसमें क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन होती है ये वाली विकास की अवस्था, मतलब कि इसमें नियम कानून पर बात होगी, वो मैं आगे आपसे चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। अब चलिए अब देखिए तीसरी जो आपकी अवस्था, तीसरा स्तर जो आता है, तीसरा स्तर है पश्च परंपरागत या, ठीक है, पश्च परंपरागत या उत्तर रूढ़िगत नैतिकता या पश्च लौकिक स्तर। तो ये जो स्तर होता है आपका, ये 13 वर्ष से अधिक की उम्र के लिए होता है। क्या होता है? पोस्ट कन्वेंशनल है, ये 13 वर्ष से प्लस की उम्र के लिए होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। स्टेज इसमें कौन कौन सी? 2 स्टेज आएंगी, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास या उन्मुखता, मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन होगा। और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट आपका इसके अंदर आएगा सार्वभौमिक नैतिकता उन्मुखता या अभिविन्यास, ठीक है। तो ये आपको रखना है यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ये आपके कितने स्तर हो गए? 6 स्तर, 3 स्तर हो गए और 6 आपके जो हो गए वो स्टेजेस हो गई, ठीक है। एक एक के बारे में चलिए हम लोग बात करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला आपका है परंपरागत या प्राक या रूढ़िगत नैतिकता स्तर। इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी ये समझिए। देखिए इसमें जो होता है पूर्व लौकिक स्तर या प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर प्री कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है? 4 से 10 वर्ष की उम्र में होता है बच्चा। आप ये उम्र भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि यूपी टेट सुपर टेट में ऐसे क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है कि बालक के अंदर जो नैतिकता होती है, जो स्वयं से उत्पन्न होने वाली नैतिकता, वो बिल्कुल शून्य होती है। मतलब कि बालक इसमें तर्कड़ा ज्यादा नहीं कर पाएगा, नैतिकता इसमें क्या होती है? शून्य होती है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। सही गलत के बारे में जानकारी ही बालक को नहीं होती है इस स्तर में, ठीक है। नैतिक तर्कड़ा बाह्य कारकों के अनुसार चलती है। बाह्य कारक कौन कौन से होंगे इसके बारे में अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आई थिंक टेट में ही पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कहां से? बाह्य कारकों के अनुसार चलती है। इसमें अभी जब हम लोग सब इसके स्टेजेस जो हम लोग देखेंगे, ठीक है, स्टेज जब देखेंगे तो आपको स्टेज में मिलेगा, आप समझ जाएंगे कि कैसे बाह्य कारकों से चलती है। देखिए
इसमें 2 अवस्थाएं हैं, तो अवस्थाओं के बारे में हम लोग देखते हैं। आप लोग नोट्स शॉर्ट में बनाते जाइएगा। पहली अवस्था दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, ठीक है। तो अवस्था पहली वाली है, पहले स्तर में है। इसमें देखिए क्या होता है, बालक क्या करता है कि नैतिकता सजा एवं आज्ञा पालन पर आधारित होती है। अब सजा एवं आज्ञा पालन जो है आंतरिक कारक है या बाह्य कारक है, तो आप कहेंगे कि बाह्य कारक ही तो है। तो नैतिकता जो होती है किस पर आधारित होती है, सजा एवं आज्ञा पालन, मतलब कि बाह्य कारक पर आधारित होती है। किस अवस्था में, तो आप कहेंगे प्री कन्वेंशनल एज में जो होता है या प्राक रूढ़िगत जो होता है उसमें क्या होता है, बाह्य कारकों से होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। इसमें क्या होता है ना कि बच्चा जो होता है वो दंड के भय से, है ना, उसके अंदर नैतिकता होती नहीं है। जैसे होमवर्क दिया जाता है स्कूल से, तो वहां पर क्या होता है, बच्चा घर पे आता है तो उसको एक डर रहता है कि नहीं करेंगे तो मार पड़ जाएगी, है ना। तो उसके डर के मारे भी बच्चा कार्य करने लगता है। इसीलिए सजा एवं आज्ञा पालन पर आधारित होती है ये वाली अवस्था। इस अवस्था में बच्चा दंड के भय से आज्ञा का पालन करना शुरू कर देता है। इसके अंदर नैतिकता हो या ना हो, लेकिन वो पालन करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि दंड या आज्ञा पालन, दंड का भय उसे होता है, आज्ञा पालन करना शुरू कर देता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि यहां पर क्या होता है, दंड वाली जो अवस्था आएगी वो किसमें आएगी, वो आपकी आएगी जो प्री कन्वेंशनल एज लेवल होगा, उसमें जो दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता होगी पहली अवस्था, उसमें आएगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं साधनात्मक सापेक्षता या स्वयं की अवस्था। स्वयं की अवस्था का मतलब है स्टेज ऑफ ईगो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे बालक के साथ कोई जैसा व्यवहार करता है, बालक भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। आप कह सकते हैं यहां पर टिट फॉर टैट वाला, ठीक है। टिट फॉर टैट मतलब कि जैसे को तैसा, आप कह सकते हैं क्या है, जैसे को तैसा। तो यहां पर जो बालक का व्यवहार होता है वो इस पे डिपेंड करता है, जैसे को तैसा वाली स्थिति होती है ना, कि बालक के साथ जो जैसा व्यवहार करेगा बालक उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। बालक स्कूल में देखेंगे आप कि बच्चे होते हैं, यदि कोई बच्चा एक उसको मार देता है तो दूसरा वाला भी तुरंत बदला ले लेता है कि हाँ बस अब पूरा हो गया। यहीं पर नैतिकता से कोई खास मतलब नहीं है, मारा है तो मारना है, वापस बदला लेना है, यही नैतिकता होती है इस उसमें स्तर में बालकों की, ठीक है। तो साधनात्मक सापेक्षता या स्वयं की अवस्था, तो इसमें आप कह सकते हैं ना ईगो वाली बात होती है ना, ईगो वाली बात होती है इस अवस्था में नैतिकता के विकास में। तो कोहलबर्ग ने इसी चीज को बताया था, ठीक है। अब देखिए पहली वाली जो स्टेज थी दंड वाली, अगर जो है मान लीजिए हिंज वाली कहानी आप ले लीजिए, पहले वाले स्टेज में हिंज मान लीजिए अगर कोई बच्चा हो हिंज की जगह पर, ठीक है, और वो उस स्थिति में होता तो बच्चा क्या करता, वो दंड के भय से कहता कि नहीं मैं चोरी नहीं करूंगा, नहीं तो मुझे मार पड़ेगी। तो दंड के भय से वो चोरी नहीं करता, है ना। चलिए अब यहां पर मैं बात करता हूं इस अवस्था को स्वयं की अवस्था, तो ये तो हो गया स्वयं की अवस्था कहा जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या होता है ना, चलिए इसमें क्या होता है कि यदि मान लीजिए विद्यालय में है बच्चा, किसी ने मार दिया तो वो भी घूम के मार देगा, किसी ने उसकी कलम तोड़ दी तो वो भी उसकी कलम तोड़ देगा कि मैं भी तुम्हारी कलम तोड़ूंगा, है ना। बदला लेने वाला होता है इसमें भाव। तो नैतिकता का विकास जो होता है ना इसमें स्वयं की अवस्था मतलब ईगो, एक तरीके से कह सकते हैं कि ईगो सेंट्रिक होता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो 2 अवस्थाएं क्या हुई आपकी, 2 अवस्थाएं क्लियर हो गई और एक लेवल आपका क्लियर हो गया है। आगे अगर हम बात करते हैं तो जो दूसरा लेवल था इसका, दूसरा जो लेवल है परंपरागत या रूढ़िगत नैतिकता या क्या है लौकिक स्तर, जिसे आप कन्वेंशनल लेवल याद करेंगे, 10 से 13 वर्ष इसकी उम्र होगी। इसमें क्या होता है, अब जो है बच्चा क्या करता है, अब बच्चा सामाजिकता को देखना शुरू कर देता है ना। सामाजिकता का मतलब क्या हो गया कि अब बच्चा जो है सामाजिक अपेक्षाओं को पूरी करने में रुचि रखने लगता है। अब बच्चा अपना जो व्यवहार दिखाता है वो समाज के अनुरूप करने की कोशिश करता है। अभी तक समाज से कोई मतलब नहीं था, अब क्या है, अब बच्चा समाज के अनुसार जो है अपनी क्या करेगा, अपना व्यवहार प्रदर्शित करेगा। क्यों करता है, तो इस स्तर में जो बालक होता है ना वो दूसरों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है और इसी के अनुसार सही गलत का निर्णय करता है। इस अवस्था में बालक प्रशंसा चाहता है ना, प्रशंसा चाहता है। तो समाज का जैसे सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है तो मैं उसके हिसाब से अपना व्यवहार करूंगा ताकि उसको अच्छा लगे और वो मेरी प्रशंसा करे। तो मतलब समाज के आधार पर बालक इसमें क्या करने लगता है, बालक इसमें व्यवहार करने लगता है।
तो इसकी दो अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? पहला है अच्छा लड़का या लड़की, ठीक है, अच्छा लड़का या लड़की बनने की उन्मुखता, गुड बॉय गुड गर्ल वाली स्टेज हो जाती है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसे कहते हैं सामाजिक सहमति की अवस्था। तो बालक क्या करता है, जो समाज के लोग होते हैं ना, उनके सहमति से अपना काम करता है, अपना जो है काम जो भी करेगा वो प्रशंसा पाना चाहेगा उनसे, तो इसीलिए इसे कहा गया सामाजिक सहमति की अवस्था होती है ये, ठीक है। जो समाज के नियम है, जो समाज के कानून है, उनको वो मान करके अपना काम करता है, ताकि क्या हो कि उसको प्रशंसा मिले। देखिए यहां पर अच्छा व्यवहार करता है, क्यों करता है? क्योंकि वो प्रशंसा चाहता है और अच्छा बनने की इच्छा रखता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, गुड गर्ल गुड बॉय। कोई भी काम बच्चा करता है, जैसे विद्यालय में जाता है, विद्यालय में एकदम बढ़िया आचरण करेगा, इसलिए कि उसको प्रशंसा मिले, इसी उम्र में ये चीज आती है, ठीक है। तो ये गुड बॉय गुड गर्ल वाला आप ध्यान रखेंगे। जैसे कोई बालक है, कोई महिला है या कुछ भी है, उसको सड़क पार करानी है, तो बालक क्या करता है, बालक हाथ पकड़ के सड़क पार कराएगा इस उम्र में, ठीक है। तो इस उम्र में कराएगा, मतलब कि 10 से 13 वाली जो उम्र होगी, तो उसमें क्यों करेगा, वो प्रशंसा चाहता है, ठीक है। तो प्रशंसा चाहता है, इसीलिए वो ये काम करता है। तो सामाजिक सहमति आप समझ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा अगला, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, ठीक है। कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता में क्या होती है दोस्तों, कि अब समाज के जो नियम है, बालक उसके हिसाब से चलेगा। क्या करेगा, समाज के नियमों के हिसाब से चलना शुरू कर देता है। एक मिनट, ठीक है, ठीक। तो अब बालक क्या करेगा, समाज के नियमों के हिसाब से चलना शुरू कर देता है। जो भी नियम कानून समाज में बने हैं, उन व्यवस्थाओं को वो मानता हुआ चलेगा, उनका पालन करता हुआ चलेगा। मतलब कि जो कानून और सामाजिक व्यवस्था है, उनको बनाए रखने में विश्वास रखता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि उनको बनाए रखना चाहेगा। इस अवस्था में बालक स्वयं की रक्षा के लिए, ठीक है, सामाजिक नियमों का पालन करता है। अभी इस अवस्था में क्या होगा, अब आप एक चीज समझिए कि जैसे अभी इस अवस्था में यदि बालक होगा, तो वो क्या करेगा, वो जो है हेलमेट इसलिए लगाएगा कि जो है मैं गिरूं तो मुझे चोट ना लगे। वो स्वयं के लिए काम करेगा, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम करेगा, वो कानून नहीं तोड़ेगा। सड़क के दाएं साइड में चलना है तो वो दाएं ही साइड से चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। स्कूल टाइम से पहुंचना है तो वो टाइम से ही स्कूल पहुंचेगा, रास्ते में कोई गिर जाए या मर जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस अवस्था में क्या होगा, वो कानून एवं व्यवस्था की उन्मुखता की अवस्था में होगा, कि वो सामाजिक नियमों का वो पालन करता हुआ चलेगा, उनको तोड़ेगा नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ेगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आगे अगर मैं बात करूं, ठीक, आगे अगर हम बात करें, अगला वाला जो स्तर आता है कि पश्च परंपरागत या उत्तर रूढ़िगत नैतिकता या पश्च लौकिक स्तर, मतलब पोस्ट कन्वेंशनल जो लेवल आएगा, इसमें क्या होगा, ये 13 वर्ष से उम्र की अवस्था में आता है, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर है, ये सबसे ऊंचा स्तर होता है। अब तीसरा है, आप जान ही रहे कि ये सबसे ऊंचा स्तर होगा, सर्वोच्च स्तर होगा, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें ना, कि इसमें इस अवस्था में बालक क्या करता है कि वो अमूर्त चिंतन और व्यक्तिगत सिद्धांतों पर आधारित होता है। ये वाली जो अवस्था होती है, इसमें क्या करेगा कि इसमें बालक खुद का सिद्धांत बनाएगा, समाज के सिद्धांतों को एकदम उस तरीके से नहीं मानेगा कि जैसे वो बने हुए हैं। इस अवस्था में बालक मानेगा कि मैं उन सिद्धांतों में परिवर्तन कर सकता हूं, मतलब वो सिद्धांत जो है वो बदले जा सकते हैं, उनमें संशोधन किया जा सकता है, उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। ये मानकर आप चलिए कि यहां पर होता है, ठीक है। अभी तक क्या था, सामाजिक नियम कानून बालक उनको मानते हुए चल रहा था, है ना। अभी क्या होगा, अभी बालक उन नियमों में परिवर्तन करना चाहेगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो व्यक्तिगत सिद्धांतों पर आधारित, इसीलिए कहा गया कि अब यहां पर बालक अपने सिद्धांत बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, इस स्तर में निर्णय खुद के लिए जाते हैं, ना कि समाज के हिसाब से। सही गलत का निर्णय जो होता है वो बालक खुद के लिए लेता है, समाज के हिसाब से नहीं चलता है, खुद वो सोचेगा, अमूर्त चिंतन करता है ना, इसीलिए तो कहा गया अमूर्त चिंतन आ गया है। अब वो बालक सोचेगा कि ये चीज करना सही है या गलत, समाज का नियम कुछ भी हो उससे नहीं फर्क पड़ता है, दाहिने साइड में चलना है ये तो नियम है, लेकिन यदि उसको जरूरत पड़ेगी कि नहीं इस समय जरूरत है बाएं साइड में जाने की, तो वो बाएं साइड में जाएगा, ठीक है। तो ये इस स्तर में होगा, तो ये आप समझेंगे। इसकी दो अवस्थाएं हैं,
देखिए आपको अवस्थाओं के नाम और जो स्तर हैं उनके नाम याद करना बहुत जरूरी है, आप उनको याद करके रखेंगे। इसके अंदर की चीजें आपसे हो सकता है कि ना पूछे, लेकिन बाकी चीजें आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, जिसे हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। अब यहां पर क्या होगा कि इस अवस्था में नैतिक विकास का आधार क्या है, सामाजिक उपयोगिता या सामाजिक भलाई है। यहां पर यह हो जाता है कि बच्चा उन नियमों को तोड़ सकता है यदि समाज का भला हो रहा है तो, ठीक है। जैसे मान लीजिए बालक स्कूल जा रहा है, उसको 9 बजे स्कूल पहुंचना ही पहुंचना है। इससे पहले वाली अवस्था में होता, अगर वो स्तर में होता तो वो अगल बगल नहीं देखता कि क्या हुआ, वो सीधे स्कूल ही जाता, ठीक है, क्योंकि वो समाज के नियमों का एकदम भली भांति पालन कर रहा है। इसमें क्या होगा कि यदि बच्चा स्कूल जा रहा है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या करेगा, स्कूल ठीक है बाद में चलेंगे, जरूरी क्या है अभी कि उस नियम को तोड़ सकते हैं हम कि 9 बजे के बाद जाएंगे, लेकिन जान बचाना जरूरी है। तो नियम में क्या होगा, संशोधन हो जाएगा वहीं पे, ठीक है। बालक नियम को क्या करता है, सामाजिक भलाई के लिए नियम को तोड़ भी सकता है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर इस अवस्था में किशोर मानते हैं कि भले के लिए जो नियम होते हैं वो तोड़े भी जा सकते हैं, और इसीलिए क्या हुआ, हिंज ने क्या किया, हिंज ने इसीलिए चोरी भी की। क्या किया, हिंज ने इसीलिए चोरी की कि वो भलाई चाहता है, तो इसीलिए हिंज ने क्या किया, यहां पर चोरी की। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए हाँ, मान लीजिए सड़क पे अब कानून तो बने ही होते हैं, रेड लाइट लगी होती है, ठीक है, आपको सड़क पार करना होता है, तभी पार करना होता है जब लाइट ग्रीन मतलब आपको पार करने के लिए हो, तभी आप पार करेंगे। लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है उस साइड में, तो आप क्या करेंगे, आपका फर्ज बनता है कि आप उसको पार करके बचाएं, है ना। तो यही होता है कि अब उसमें क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, नियमों को तोड़ा जा सकता है, ठीक है। इसी में जो दूसरा वाला स्टेज है, ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता या अभिविन्यास या अवस्था, जिसे यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन कहा जाता है। कि अब बालक क्या करता है, अपना सिद्धांत बना लेता है, अपने नियम बना लेता है एकदम से, कि अब वो तोड़ भी नहीं रहा, अब अपना नियम खुद बना रहा है कि इस काम के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखें कि अपने नियम स्वयं बनाता है, मतलब ये अभी तक हमने पढ़ा कि ये नैतिक विकास की का सर्वोच्च स्तर है। तो तीसरा वाला, अब ये सर्वोच्च अवस्था हो गई, कौन सी, छठवीं अवस्था हो गई, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सर्वोच्च अवस्था कौन सी है, तो अवस्था में आपको स्तर का नाम भी दे देगा और ये नाम भी दे देगा, तो आपको यही वाला नाम लगाना, क्योंकि आपसे अवस्था पूछेगा, स्तर नहीं पूछ रहा है वो, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अपने मानकों के अनुसार व्यवहार, तो बालक क्या करता है, अपने मानकों के अनुसार व्यवहार करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब वो अपने सिद्धांत खुद से बनाना शुरू कर देता है। इस अवस्था में किशोर स्वयं के नियम बनाने लगते हैं, मतलब अपना नियम खुद बना रहा है बालक, तो किशोर अपना नियम खुद बना रहा है, तो क्या होगा, अब ये आप समझ ही गए कि इसमें जो है बालक, अब इसमें यही वाली भावना होती है, जैसे जितने भी आजादी के हमारे समर्थक रहे, हमारे योद्धा रहे, वो क्या कहते थे कि आजादी के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। तो वो उनके अंदर कौन सी स्थिति थी, नैतिक विकास की सार्वभौमिक जो स्थिति है ये वाली थी, कि मैं अपनी जान दे सकता हूं दूसरे की भलाई के लिए। इसमें किशोर जो होते हैं ना, वो अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये जो स्तर होता है नैतिकता का, ये सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत उन्मुखता वाला स्तर होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये आपके 6 स्तर और 3 स्टेज हो गई, ठीक है। हाँ, दूसरों की भलाई के लिए जान पर भी खेल सकता है। अब हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, देखिए आज की क्लास से आपके क्वेश्चन जितने भी पूछे जाएंगे, आपके सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। कोहल वर्ग से जितने भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, आप हर एक प्रश्न का उत्तर दे पाने में सक्षम हो चुके होंगे अभी, ठीक है। तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसका टेस्ट भी करा दूंगा, ताकि आपका ये वाला एकदम चैप्टर क्लियर हो जाए, ठीक है। जितने भी हमारे नए साथी हैं, वो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल, किस नाम से है, स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से, ठीक है, 2.0 ऑफिशियल के नाम से है। आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर और भी जानकारियां आपको दी जाती रहती हैं, तो आपको वहां से एक्स्ट्रा जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। तो आज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त होगी। आज हम लोगों ने कोहल वर्ग का जो नैतिक सिद्धांत है पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें जो आपके यूपी टेट में पूछी जाने वाली चीजें, सुपर टेट में पूछी जाने वाली चीजें, वो सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।